तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के आर्थिक परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। तो भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जारी करी गई है। तो भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 और कैबिनेट ने दी संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD को मंजूरी। और संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। भारत में आने वाले धन का शीर्ष स्रोत अमेरिका। यह है RBI की रिपोर्ट। RBI की रिपोर्ट, भारत में आने वाले धन का शीर्ष स्रोत है अमेरिका। IRCTC और IRFC को मिला नवरत्न का दर्जा। तो IRCTC और IRFC को मिला है नवरत्न का दर्जा। तो बहुत मोस्ट है ये। देखें, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत शीर्ष पर। तो भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025। तो रिपोर्ट का नाम है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 IBER 2025। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 ये जारी करी गई है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति पर जो इसमें प्रकाश डाला गया। तो इस रिपोर्ट में जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था में विगत 10 वर्षों में, तो पिछले 10 वर्षों में 16 गुना की वृद्धि हुई है। तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था में विगत 10 वर्षों में 16 गुना वृद्धि हुई है। और देखें तो जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र में देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद GDP में, तो देश की GDP में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान है 4.25%। और GDP में, देश के GDP में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान है 4.25%। 4.25%। नेक्स्ट देखें, बायोसारथी का अनावरण। बायोसारथी, तो इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा बायोसारथी का भी अनावरण करा गया, जिसका उद्देश्य है एक अग्रणी वैश्विक मेंटरशिप पहल। तो बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी वैश्विक मेंटरशिप पहल है ये, जो बायोटेक क्षेत्र में उभरते उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा। न्यूज़ फैक्ट देखें तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश की प्रमुख उपलब्धियां। तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथोमाइसिन विकसित करा गया है, जो श्वसन रोगों के उपचार में जो है प्रभावी है। तो ये देश में अभी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करी गई है। यह है भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन, जो कि श्वसन रोग के उपचार में जो है प्रभावी है। और देखें तो देश में हीमोफीलिया के लिए एक सफल जीन थेरेपी का भी जो है परीक्षण करा गया है। और भारत की संपूर्ण जीनोम अनुक्रमणीय परियोजना में 99 समुदाय के 10,074 व्यक्तियों को शामिल करा गया है, जिससे जो है देश में सटीक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने दी संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD को मंजूरी। NPDD को मंजूरी। तो संशोधित NPDD, रिवाइज्ड NPDD केंद्रीय योजना है। तो ये केंद्रीय योजना है। योजना के बारे में देखते हैं सीधा। तो योजना में शामिल 2 प्रमुख घटक हैं, घटक A और घटक B। तो घटक A, यह डेयरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए समर्पित है। इसमें दूध शीतक संयंत्र, उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन
प्रणाली शामिल है। घटक बी, जिसके अंदर सहकारिता द्वारा डेयरी संचालन, डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव्स डीटीसी गतिविधियां जापान सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के संयोग से जारी रही। यह जो घटक है यह 9 राज्यों में, इसमें है आंध्र, बिहार, एमपी, पंजाब और राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल में डेयरी सहकारी समितियों के सतत विकास, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। नेक्स्ट है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम को 19 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई। तो संशोधित आरजीएम में जोड़ी गई नई गतिविधियां, तो बछिया पालन केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। बछिया पालन केंद्रों की स्थापना, तो 15,000 बच्चियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण करा जाएगा और उच्च आनुवंशिक योग्यता बछिया खरीद में सहायता, किसान बैंकों, दूध संघों, वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर एचजीएम बछिया खरीद सकते हैं और सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। न्यूज़ फैक्ट, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के क्रियान्वयन एवं सरकार के अन्य प्रयासों से विगत 10 वर्षों में दूध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई है। विगत 10 वर्षों में दूध उत्पादन में हुआ है 63.56% की वृद्धि। और प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता जो वर्ष 2013-14 में 360 ग्राम प्रतिदिन थी, वह 2023-24 में बढ़कर हो गई है 471 ग्राम प्रतिदिन। तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है अभी वर्ष 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन। पिछले 10 वर्षों में उत्पादकता में भी 26.34% की वृद्धि हुई। तो प्रोडक्शन में भी देखें तो 26.34% की वृद्धि। जो है भारत में आने वाले धन का शीर्ष स्रोत अमेरिका है। यह है आरबीआई की रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में आने वाले धन का शीर्ष स्रोत अमेरिका रहा और इसके अलावा ब्रिटेन भी जो है भारत में धन भेजने वाले मामलों में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। यह जानकारी आरबीआई द्वारा 19 मार्च 2025 को स्टेट ऑफ इकोनॉमी लेख में दी गई। स्टेट ऑफ इकोनॉमी लेख के अंदर तो रिपोर्ट में मुख्य अंश देखें तो अमेरिका जो है ये शीर्ष पर है। अमेरिका की हिस्सेदारी है सबसे अधिक 27.60%। तो एक नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर है यूएई और तीसरे पर है ब्रिटेन। तो अमेरिका, यूएई और ब्रिटेन शीर्ष स्रोत वाले धन का शीर्ष स्रोत वाले देश। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई 19.2% के साथ दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन 10.8% के साथ तीसरे स्थान पर। अमेरिका, यूएई और ब्रिटेन। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को मिला नवरत्न का दर्जा। तो भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो आईआरसीटीसी जो कि 25वीं और आईआरएफसी 26वीं नवरत्न कंपनी बनी और इस समावेश के साथ में अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। नवरत्न दर्जा प्राप्त होने से लाभ,
तो इसके लाभ मिलते हैं। तो वित्तीय स्वायत्ता तो 1,000 करोड़ तक का निवेश बिना सरकारी स्वीकृति के कर सकते हैं, और किसी एक परियोजना में 15% शुद्ध संपत्ति और वार्षिक रूप से 30% शुद्ध संपत्ति अधिकतम 1,000 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। कुल नवरत्न रेलवे पीएसयू, तो 7 पीएसयू जो कि नवरत्न है, तो ये है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकर, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, राइट्स लिमिटेड, राइट्स, और रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेलटेल, भारतीय रेलवे कैटरिंग पर्यटन निगम IRCTC जो कि अभी बनी है 6 नंबर की, और 7वें पैरा भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC। ये 7 नवरत्न कंपनियां हैं रेलवे की, रेलवे PSU। इसके अलावा देश की अन्य नवरत्न कंपनियां देखें। अन्य नवरत्न कंपनियां, तो यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवले लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन। तो ये जो है अन्य नवरत्न कंपनियां। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये हैं नवरत्न कंपनियां। अब देखते हैं वैश्विक दूध उत्पादन में ही भारत जो है शीर्ष पर है। तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत शीर्ष पर। तो भारत वर्ष 1998 से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वर्तमान में वैश्विक दूध उत्पादन का 25% योगदान देता है। वार्षिक वृद्धि देखें तो 5.7% की रही है वार्षिक वृद्धि पिछले 10 वर्षों में। दूध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में वार्षिक वृद्धि रही 5.7%, जबकि विश्व दूध उत्पादन में 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। विश्व में प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 322 ग्राम व्यक्ति प्रतिदिन, 322 ग्राम पर व्यक्ति पर दिन। अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो कोयला उत्पादन, तो भारत ने कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 30 मार्च को 1 बिलियन टन पीटी उत्पादन को जो है पार कर लिया। 1 बिलियन टन उत्पादन को पार कर लिया है कोयला उत्पादन में 30 मार्च को। विशेष देखें तो भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 55% के लिए कोयले पर निर्भर है। तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 55% के लिए कोयले पर निर्भर है। देश की लगभग 74% बिजली कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न करी जाती है, और भारत के कोयला आयात में 8.4% की गिरावट आई है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक आयात में 8.4% की गिरावट। नेक्स्ट देखें SECL के श्रुश्रुत योजना। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, साउथ इंडियन कोलफील्ड्स लिमिटेड की योजना श्रुश्रुत DBT पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाली कोयला PSU की पहली और एकमात्र CSR योजना है। तो कोयला PSU की पहली और एकमात्र CSR योजना जो कि DBT पोर्टल पर सूचीबद्ध हुई है।
SECL कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। वर्तमान में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पोर्टल पर 55 मंत्रालयों की लगभग 325 योजनाएं जो है सूचीबद्ध है। SECL के सुरक्षित योजना के बारे में देखें तो यह SECL के CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2023 में शुरू करी गई एक शैक्षिक पहल है और इसके तहत राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे 40 छात्रों को मुफ्त मेडिकल कोचिंग प्रदान करी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ MP के कोयला बेल्ट क्षेत्रों के मेधावी और वंचित छात्रों को समर्थन करना है। तो नीट की तैयारी के लिए 40 छात्रों को मुफ्त मेडिकल कोचिंग दी जाएगी। नेक्स्ट देखें BBFCL नामरूप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है। तो नामरूप असम में ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी जाएगी। तो यह ब्रह्मपुत्र यह जो कॉम्प्लेक्स है यह ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेट लिमिटेड BVFCL नामरूप असम के मौजूदा परिसर में जो है स्थापित करा जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नामरूप असम में और ऋण इक्विटी होगी 70 और 30। नेक्स्ट है प्रस्तावित संयुक्त उद्यम इक्विटी प्रारूप। तो असम सरकार का इसमें हुआ 40%, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का 11%, इक्विटी शेयर और हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का 13%, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 18% और ऑयल इंडिया लिमिटेड का 18%। इतना याद नहीं रखना है, बाकी देख लें एक बार। नेक्स्ट देखें उड़ान यात्री कैफ़े। उड़ान यात्री कैफ़े तो केंद्रीय नगर विमान मंत्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन करा। और इससे पहले कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी 100वीं वर्षगांठ पर उड़ान यात्री कैफ़े जो है खोला गया था दिसंबर 2024 में कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और अभी खोला गया है चेन्नई एयरपोर्ट में उड़ान यात्री कैफ़े। उड़ान यात्री कैफ़े जो है उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक की भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बनाना और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।